हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब सभी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रांसफार्मर का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे मशीन्स का चैप्टर है और सबसे बड़ा टॉपिक जो मशीन से रिलेटेड है, इसको लेकर आया हूँ। आज हम पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे और हैंड रिटन नोट्स से हम पढ़ेंगे आज। और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे और जितने कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्टों की ओर हम ध्यान करेंगे और आने वाली एग्जामों के लिए हम और भी अपने आप को मजबूत करके आगे चलते हैं। ठीक है। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर के प्रकार, टाइप्स और उसके प्रिंसिपल को हम देखेंगे। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, सबसे पहले ये हम जानेंगे। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है। स्टैटिक मशीन इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है और ये एसी वोल्टेज और करंट को समान फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, ना पावर को चेंज करता है, लेकिन वो वोल्टेज और करंट को चेंज करके एक लेवल से दूसरे लेवल को देता है। जिस प्रकार ये मैं आपको एक यहाँ डायग्राम बनाता हूं। ये हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है, ये कोर है और इसके ऊपर हम वाइंडिंग करेंगे और इस वाइंडिंग को यहाँ पे, इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, जिससे हम सप्लाई देते हैं। ठीक है, सप्लाई देंगे उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे। और ये हमारे पास रहेगी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, जिसपे हम लोड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये लोड, और जैसे हम सप्लाई इस पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वाइंडिंग को कट करता है तो यहाँ ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और यही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी वाइंडिंग में आ जाता है और इस टर्न्स को भी ये कट करता है तो यहाँ पर भी E2 उत्पन्न हो जाता है जब ये लोड से कनेक्ट होता है तो। ठीक है, आई होप कि हम ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन को समझ पाए होंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है। एक स्टैटिक डिवाइस है, स्टैटिक मशीन है, या हम कह सकते हैं एक स्थिर, यहाँ पर कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। यह केवल एसी पे वर्क करेगा, ना कि डीसी के ऊपर। अगर इसके ऊपर डीसी कनेक्ट करेंगे तो डीसी से क्या होगा, उसमें फेराडे का नियम अप्लाई नहीं होता, इस कारण से वो उसकी सेकेंडरी में कोई भी फ्लक्स परिवर्तित नहीं होगा और वहां पर सेकेंडरी पूरी तरह से वो जल जाएगी वहां पर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो एसी वोल्टेज और करंट को समान फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या करता है, वो परिवर्तित करने का कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसको स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी हम टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो टाइप्स होता है हमारे पास वर्किंग के अकॉर्डिंग स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यह हमारे पास वर्किंग के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के यानी कि बनावट के आधार पे अगर हम देखेंगे तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड बेरी टाइप ट्रांसफार्मर एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ये दो मेन अलग अलग बेस पे दो टाइप के मेन रहते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं और भी कूलिंग के अकॉर्डिंग और भी हो जाएगा। ठीक है, फेस के अकॉर्डिंग, वोल्टेज के अकॉर्डिंग, ऐसे करके अलग अलग भी ट्रांसफार्मर को हम कैटेगरी में बांट सकते हैं कूलिंग के अकॉर्डिंग। जैसे नेचुरल ऑयल कूलिंग और एयर ब्लास्ट कूलिंग, अलग अलग प्रकार से हम कूलिंग के अकॉर्डिंग, वोल्टेज के अकॉर्डिंग, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, फेस के अकॉर्डिंग, सिंगल फेस, थ्री फेस, इस प्रकार से हम ट्रांसफार्मर को बांट देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें मेन मेन दो टाइप के ध्यान रखना है वर्किंग के अकॉर्डिंग। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो कोर टाइप एंड बेरी टाइप एंड सेल टाइप। ठीक है, अब हम इसके बारे में और भी देखते हैं। ट्रांसफार्मर के बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। किसी भी ट्रांसफार्मर में अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लोह कोर पर की जाती है, किसके ऊपर करेंगे हम, उसको लोह कोर पर करते हैं और वो कैसी रहती है, पटलित रहती है। ठीक है, कैसी रहती है, लोह कोर पर करते हैं और वो पटलित सीट का रहती है। पटलित इसलिए बनाई जाती है, अलग अलग उसमें लेमिनेशन करके बनाते हैं क्योंकि उसमें एडी करंट लॉस कम हो जाता है। और इसका यूज हम कोर को बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज करते हैं। सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है और सिलिकॉन का स्टील का यूज करने का कारण ये है कि उसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होती है। ठीक है, तो ये हमें दो ध्यान रखना है। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का यूज कर रहे हैं और
लेमिनेशन का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एडी करंट लॉस कम हो जाता है। ठीक है, ये सिलिकॉन स्टील के लिए और ये लेमिनेशन के लिए, दोनों पॉइंटों का ध्यान रखना। ट्रांसफार्मर दोनों वाइंडिंग के बीच में रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो वो इंफिनिटी होता है, क्योंकि एक दूसरे से वो सीधे कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंटों आपस में पूछे गए क्वेश्चन है और ये अलग अलग एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन। आगे हम बात करेंगे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, उसमें क्या होता है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज रहता है ग्रेटर देन, मतलब जो प्राइमरी वोल्टेज रहेगा उससे अधिक रहेगा। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, ये इस कंडीशन में होता है जब हमारे सेकेंडरी टर्न्स की संख्या ज्यादा रहेगी प्राइमरी टर्न्स की तुलना में, और इसमें सेकेंडरी करंट रहता है वो कम रहता है प्राइमरी की तुलना में। तो ये तीनों को हमें ये भी ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब होता है, इसमें क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज से कम होगा। कैसा होगा? कम होगा। तो ये वाला क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज हमारा कम होगा इनपुट वोल्टेज से। ठीक है, और करंट की अगर मैं बात करता हूं, तो करंट की अगर हमें बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा कि सेकेंडरी में करंट कम है, तो इसका मतलब सेकेंडरी में करंट ज्यादा रहेगा, वोल्टेज कम है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ऑपोजिट होता है। ये इसलिए होता है जैसे कि पावर को, प्राइमरी पावर एंड सेकेंडरी पावर दोनों बराबर होना चाहिए, और उसमें आई बराबर वी आई, मतलब आई वन और वी टू और वी टू, ये। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का यूज केवल अगर हम इस ट्रांसफार्मर की बात करते हैं जब प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज दोनों इक्वल रहता है और करंट दोनों इक्वल रहेगा, तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर केवल सर्किट को आइसोलेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है हमारे पास कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, कौन सा है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जैसे कोर, ये वाला हमारे पास कोर है, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इस कोर में क्या होता है, जैसे कोर में हम पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग करने का भी एक रीजन रहता है, उसके बाद हाई वोल्टेज करते हैं। ठीक है, इस कोर के ऊपर इंसुलेशन लगाएंगे और लो वोल्टेज वाइंडिंग करेंगे, इसलिए लो वोल्टेज वाइंडिंग पहले कर रहे हैं, कोर के ऊपर इंसुलेशन की जरूरत कब रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम किसको कर रहे हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को करेंगे। तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें क्या है, केवल इसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर के समीप में लगाते हैं और हाई वोल्टेज वाइंडिंग उसके बाहर। ठीक है, इसमें एक ही मैग्नेटिक पाथ होता है, जैसे कि ये जाएगा और यहां से इधर होकर आ जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद मैग्नेटिक पाथ इसमें क्या है, एक ही और बेलनाकार वाइंडिंग की जाती है, सिलेंड्रिकल वाइंडिंग की जाती है। इसे बनाने में आकार की लेमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है। कैसा? इसे बनाने के लिए लेमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका यूज किया जाता है इसमें? लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये वाला डायग्राम आप ध्यान रखना, इसमें दो मैग्नेटिक पाथ है और इसमें क्या करते हैं हम, जो वाला ये बीम रहेगा, एक ये बीम है। ठीक है, ये वाला मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये वाला जो कि यहां से इतना है, यहां से ये बीम रहेगा, जो बाहरी रहते ना उससे क्या रहता है, डबल रहता है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना, दो मैग्नेटिक पाथ रहता है और इसमें भी ये प्रोसेस हम यूज करेंगे। देखो, इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को एक ही लिंब पर लपेटा जाता है। कैसा? एक ही पर इसको हम लपेटते हैं, और इसे बनाने के लिए हम कौन कौन से आकार का, यू आकार का, टी आकार का, ई आकार का और आई आकार का लेमिनेटेड कोर का यूज किया जाता है। किसका? लेमिनेटेड कोर का यूज किया जाता है। इसमें सेंटर बीच की लिंब को साइड की दोनों लिंब से 2 गुना चौड़ाई का बनाया जाता है। कितने? जो हमारे पास रहेगा, जैसे मैंने आपको समझाया कि देखो, जो हमारा बाहरी रहेंगे ना वो हमारे पास ये इतना है, मान के चलो ये पेन के बराबर रहेगा। लेकिन जब हम, जैसे ही हम उसको क्या करेंगे,
मध्य वाली इसके डबल का हम यूज करेंगे। तो हमें ध्यान रखना दोनों का जो बीच वाला रहेगा वो डबल रहेगा इसकी एरिया। इसमें मैग्नेटिक पाथ कितना रहता है? 2 रहता है मैग्नेटिक पाथ। इसमें सैंडविच वाइंडिंग का यूज किया जाता है। कौन सी वाइंडिंग? उसमें सिलेंड्रिकल था, इसमें सैंडविच वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ये लीकेज फ्लक्स को कम करता है। इसमें लिम्ब वाइंडिंग को, लिम्ब क्या करते हैं, जो वाइंडिंग रहती है उसको क्या, क्योंकि उसके मध्य में, मध्य लिम्ब में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी ये वाला। ठीक है, ये ये वाला। अब ये वाली लिम्ब क्या है, मोटी है, और बीच वाले लिंब में दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को हम इसी के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है दो लिंब है, वो क्या करेगी, उस वाइंडिंग को घेरे हुए रखेगी। तो हमें क्या कहेंगे, इसमें वाइंडिंग, लिंब वाइंडिंग को घेरे रहते हैं, जबकि कोर टाइप में वाइंडिंग लिंब को घेरे रहते हैं। किसको? लिंब को घेरे रहते हैं। इसमें लीकेज फ्लक्स कम होता है। कैसा रहता है इसमें लीकेज फ्लक्स? कम रहेगा, यह हमें ध्यान रखना है। कोर की अपेक्षा ट्रांसफार्मर को हाई वोल्टेज में यूज करते हैं। कैसे? इसको हम हाई वोल्टेज में यूज करते हैं, लीकेज फ्लक्स कम रहता है इस कोर की। इस कोर का यूज हम कहां पे करते हैं? कोर की अपेक्षा हाई वोल्टेज में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज में हम इसका यूज करते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। छोटी लो वोल्टेज वाइंडिंग हम यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला हमारे पास रहेगा ये। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, दूसरे और भी पॉइंट है इसमें। इसमें सेल कोर का आकार वृत्ताकार रखा जाता है। कैसे? जो कोर रहते हैं उसका आकार वृत्त जैसा रखा जाता है। और ट्रांसफार्मर में की जाने वाली वाइंडिंग का आकार कैसा रहता है? गोलाकार और आयताकार रखा जाता है। आगे हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर का वर्किंग, कार्य प्रणाली। ठीक है, अब कार्य प्रणाली की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें ध्यान देना है हमें कि भाई, जब हम क्या करेंगे, इसमें क्या, अगर ये फेराडे के नियम के अकॉर्डिंग काम करता है, तो जैसे हम प्राइमरी में सप्लाई देंगे तो उसमें क्या करेगा, वो प्राइमरी से फ्लक्स उत्पन्न करेगा, करंट जाएगा। तो आपको पता होगा, जब भी करंट कैरी कंडक्टर जाता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या है, जो वाइंडिंग है वो कोर के चारों ओर क्या करी गई है, वाइंड की गई है। ठीक है, अब उसके चारों ओर वाइंड की गए हैं, तो जब फ्लक्स उत्पन्न होगा तो फ्लक्स हमेशा क्या करता है, हमेशा वो करता है कि लो रिलेक्टेंस का पाथ फ्लो करेगा। और जब हमारे पास कोर है तो कोर हमारे पास क्या है, उसमें रिलेक्टेंस कम रहेगा और परमेबिलिटी ज्यादा रहती है। परमेबिलिटी और रिलेक्टेंस की डेफिनेशन आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप हमारा बेसिक लेक्चर ले लीजिए, ताकि आपको पूरा बेसिक नॉलेज पता चलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर वो वहां पर जाएगा तो सेकेंडरी में भी क्या करेगा, वहां पे फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और फ्लक्स वहां पर जाएगा, और वो एसी नेचर का रहता है। अब एसी नेचर का मतलब आपको पता होगा, ये वाला। ठीक है, यानी कि समय के साथ उसका फ्लक्स में परिवर्तन आते रहेगा, तो वो कंडक्टर को कट करेगा। और जब एक कंडक्टर को कट करेगा तो वो क्या होगा, सेकेंडरी में भी वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा, और प्राइमरी में सेल्फ इंडक्टेंस के कारण होगा, और सेकेंडरी में म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण होगा। ठीक है, अब मैं इसको रीड करके आपको बताऊंगा। ट्रांसफार्मर फेराडे के सेल्फ इंडक्शन एवं म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, प्राइमरी में सेल्फ और सेकेंडरी में म्यूचुअल। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर एसी सप्लाई कनेक्ट की जाती है तो ट्रांसफार्मर की कोर पर एक रोटेटिंग फ्लक्स उत्पन्न होता है। कैसा? घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। ठीक है, अब और फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग को कट करने से वाइंडिंग में क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड इंडक्शन के कारण उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, और वह रोटेटिंग फ्लक्स कोर पर सेटअप होकर सेकेंडरी वाइंडिंग को भी कट करता है, और जिस कारण से सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और ये उत्पन्न क्या करेगा, दोनों इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 और E2 समान फेज में रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला फेज मान के चलो, ये 0 डिग्री पे, और यहां से सप्लाई वोल्टेज भी है, और यहां पर होगा E1 एंड E2, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है। आगे हम बात करेंगे, देखो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का है, और इसको लेमिनेटेड करे है। लेमिनेटेड क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताया हूं। और प्राइमरी वाइंडिंग ये इसको बोलते हैं हम, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो इससे भी और यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा।
तो इसको हमें ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं अभी इसमें, आगे देखो, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन देखेंगे आप। क्या देखेंगे हम? ईएमएफ इक्वेशन को हम इसमें देखेंगे। देखो, जैसा हमारे पास जो फ्लक्स रहेगा, ये फ्लक्स कैसा रहेगा? साइन ओमेगा टी में रहेगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, फेराडे के इंड्यूस्ड ईएमएफ के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है वो माइनस में। क्यों? ये लेंज का नियम शो करेगा, जो कि उत्पन्न होता है जो सप्लाई हम देंगे, जिसके कारण का वो भी रद्द करेगा। इस नियम का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या है? टर्न्स की संख्या ये है और इसमें फ्लक्स है। फ्लक्स का मान हम इसको रखेंगे यहाँ पे, तो हमने इसको रख लिया। ठीक है, इसको हमने रखा, तो हमारे पास क्या होगा? साइन ओमेगा टी होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो डिफ्रेंशिएट करने पर साइन का कोस हो जाएगा, कोस ओमेगा टी हो गया। ठीक है, अब फाइ का तो फाइ हमने रखा, तो माइनस एन फाइ ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब हमें ध्यान देना है, ओमेगा इसको हम इधर ले आए एन और फाइ, तो ये हमारे पास साइन माइनस कोस ओमेगा टी। माइनस कोस ओमेगा टी को अगर हम चेंज करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन क्या है? माइनस कोस ओमेगा 2 बराबर, अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो साइन एंड रूट कोस्टक ओमेगा टी पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, इसका मान हमने यहाँ पे रखा और इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो, ओमेगा एन और फाइ, ये हमारे पास होगा फाइ बराबर ई एम हो जाएगा। क्या होगा? ई एम। तो ये हमें ध्यान रखना, इंड्यूस्ड ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू। किसकी? इंड्यूस्ड ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के आरएमएस वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू बटे अंडर रूट 2। क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला आता है और मैक्सिमम वैल्यू का मान हम यहाँ पे रखेंगे और इसको हम कट करेंगे, तो ये हमारे पास पाई ओमेगा टी बराबर 2 फाइ एफ होता है। ठीक है, इसका मान अगर हम प्रॉपरली रखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास आएगा और ये वैल्यू आने के बाद इसको अंडर रूट को हम पॉइंट में लिखेंगे, तो 4.44 एफ, ये इसका मान है भाई। ठीक है, इसको ध्यान रखना, किसका मान है ये? अंडर रूट 2 का मान हमारे पास 1.41 होता है। ठीक है, और पाई का मान 3.14 होता है। इसका और इसका दोनों का गुना करेंगे तो हमारे पास 4.44 आ जाएगा। ठीक है, एफ एन आई, ये वोल्ट में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंडरी में भी हमारे पास यही वोल्टेज उत्पन्न होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के या फिर ए से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ट्रांसफार्मर रेशियो वोल्टेज V2 बाई V1, ये कैसा होता है भाई? V2 I2 बराबर क्या होता है? I2 I1 और V1। ये इसलिए होता है P1 बराबर होता है P2, यानी कि पावर को प्राइमरी और सेकेंडरी पावर हमारी सेम रहेगी। ठीक है, आप इसको हम लिख सकते से भाई V2 बटे I1, सॉरी V1 बराबर होगा हमारे पास I1 बटे I2। ठीक है, वोल्टेज का इनवर्सली करंट रेशियो रहता है। ठीक है, इसको हम ध्यान रखना, तो ये हमारे पास एक फार्मूला, इसको ध्यान रखना। ठीक है, देखो, E2 बाई E1 इज इक्वल टू में N2 बाई N1 इज इक्वल टू में V2 बाई V1 इज इक्वल टू में I1 बाई I2। ठीक है, आगे हम बात करते हैं की पॉइंट। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बात करेंगे। ट्रांसफार्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी और पावर को नहीं बदलता, यह हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यह फ्रीक्वेंसी और पावर को कभी नहीं बदलता, इसको हमें ध्यान रखना। ठीक है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग की अगर बात करेंगे तो सदैव हम केवीए में लिखते हैं इसकी, या एमवीए में लिखते हैं। ठीक है, इससे बड़ी अगर लिखेंगे तो एमवीए। ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर इसका फुल फॉर्म होता है, और मेगा वोल्ट एम्पियर की बात करके में लिखे जाते हैं। ट्रांसफार्मर
का पावर फैक्टर अगर हम बात करेंगे तो वो लोड के ऊपर डिपेंड करेगा। ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो लोड के ऊपर डिपेंड करेगा। ट्रांसफार्मर ऑपरेंट पावर लेवल को चेंज नहीं करता है, ये ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर क्या करता है? ऑपरेंट पावर लेवल को चेंज नहीं करता। ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग मैग्नेटिकली कनेक्टेड रहती है, इलेक्ट्रिकली नहीं रहती है। और रेजिस्टेंस दोनों के बीच में इंफिनिटी रहता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इनपुट वोल्टेज से 90 लेग करेगा। जैसे हम सप्लाई वोल्टेज दिए तो मैग्नेट कितना 90 डिग्री यहां से रहेगा। ठीक है, 90 डिग्री। और जैसे वो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो भी 90 डिग्री इससे कम रहेगा। ठीक है, 90 डिग्री लेग करेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि सप्लाई वोल्टेज और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच में अगर बात करेंगे तो 180 डिग्री का रहेगा। कितना? 180 डिग्री का रहेगा। इसको हमें ध्यान रखना है। ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई पर यूज नहीं किया जाता है क्योंकि डीसी में सेट ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? कांस्टेंट, जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में कैसा नहीं होता है? इंड्यूस नहीं होता है। ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई पर यूज नहीं किया जाता है क्योंकि डीसी में सेट ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग इंड्यूस ईएमएफ नहीं होता। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि डीसी के ऊपर क्यों नहीं वर्क करता है। क्यों? इसमें सेट ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा और फेराडे का नियम इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर रेशियो, तो ट्रांसफार्मर रेशियो हमारे पास दो प्रकार के, के या ए इसके बराबर, या 1/k या फिर 1/a। तो ये हमारे पास ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर रेशियो कुछ भी हम ले सकते हैं, या तो ये या फिर ये, आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन, ये हमें ध्यान रखना। अब हम इसके न्यूमेरिकल को करेंगे कुछ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो इसको हम देखते हैं अभी। ठीक है, इसके जो थ्योरी हमने देखा उसके साथ ही इसके साथ उसी थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 25 केवी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और 250 टर्न है, और सेकेंडरी वाइंडिंग पर कितने टर्न है? सेकेंडरी वाइंडिंग पर 40 टर्न है। प्राइमरी को कितना 1500 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा गया है। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, फुल लोड पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट निकालना है, एंड सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है, कोर का मैक्सिमम फ्लक्स निकालना है। तीनों चीजें हमें निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं, देखो, हाँ हमें क्या पता है, क्या दिया है प्राइमरी में? ये वोल्टेज हमारे पास ये दिया है। ठीक है, ये वोल्टेज दिया है, सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है, और प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न से दिया है ये। ठीक है, तो जैसे हमने क्या पढ़ा था कि N2/N1 बराबर E2/E1। ठीक है, हमें निकालना है सेकेंडरी का वोल्टेज। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, टर्न्स की संख्या रखो यहाँ पे। पहले सेकेंडरी टर्न्स कितना है यहाँ पे? 40 है, बटे में प्राइमरी टर्न्स है तो 250। ठीक है, बराबर E2 बटे हमारे पास जो है E1। E1 कितना है? 1500। ठीक है, इसको इधर गुना कर लेंगे तो ये जीरो से पहले तो ये जीरो काट लो। 1500 गुणित 4 बटे में 25। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। अब देखो, इसको मैं इधर की साइड करता हूं थोड़ा सा। देखो, यहाँ पे अगर इसको हम काटेंगे तो 5 से 55 25, 5 3 15, तो ये कितना 300 आ जाएगा। गुणित 4/5, तो 5 6 30, तो 6 गुणित 4 रहेगा। तो 4 का इससे गुना कर लीजिए आप, 6 चौक 24, तो 24 और जीरो, तो 240 हमारे पास कौन सा आ जाएगा वोल्टेज? सेकेंडरी वोल्टेज ही आ जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो, ये आया। तो ये हमें इस फार्मूले से हम इसको निकाल लिए। अब आगे हम देखेंगे कि अगर हम करंट का मान निकालते हैं तो करंट का मान निकालने के लिए हमारे पास सूत्र ये रहेगा। ये कैसा बना देखो, तो ये देखना I1 और E1 बराबर क्या होगा? KVA लिख सकते हैं हम। KVA को इसलिए लिखा कि अगर हम इसको हटाएंगे तो हमारे पास 1000 का गुना कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये KVA में लिख ले, इसलिए हमने इसको लिखा। तो हमें यहाँ इससे हम करंट निकाल सकते, केवीए का मान रखो यहाँ पे, और
1000। तो केवे कितना है? 25 केवे का है ट्रांसफार्मर, कितने का? 25 का। तो 25, यहाँ हमने 25 लिखा, गुणित 1000 बटे हमारे पास जो वोल्टेज है E1। E1 कितना है हमारे पास? E1 1500 है, ये 1500 रहेगा, है ना? 1500। इसको हम कट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा ही हमारे पास, 2 जीरो से, और 5 से 5 3 15, और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये 25 का 2 बार, तो ये 50/3। तो इसको हम काट सकते हैं इसको, तो 16.67 एम्पियर ये हमारे पास प्राइमरी करंट आ गए। अब सेकेंडरी निकालना, तो सेकेंडरी भी यही करेंगे हम। सेकेंडरी में वोल्टेज है, वो हम इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि जो सेकेंडरी करंट निकाल रहे हैं, तो सेकेंडरी ही रखेंगे। ठीक है, क्या है? वोल्टेज है ये, ओनली वोल्ट। पावर, पावर क्या होता है? पी और ई होता है। ठीक है, पावर ये ही हमारे पास। तो ये इसी से फार्मूला ये बना था। ठीक है, अब तीसरा हम अगर निकालते, तीसरा हमें निकालने के लिए बोला था ये फ्लक्स। फ्लक्स से निकालने के लिए क्या करते हैं? ई बराबर होता है 4.44F N1 N5M। ठीक है, ये होता है। तो ये हमें ध्यान रखना। अब यहाँ पे फ्लक्स से निकालना है, तो ई का मान तो हमें दिया है, ई का मान दिया है E1 का, तो कोई सा भी एक रख लो। तो 1500 हम रखते ऊपर, 1500 बटे में 4.44 रखा। ठीक है, इंटू फ्रीक्वेंसी कितने है? 50। और हमारे पास प्राइमरी टर्न से कितने हैं? 250 है। इसको कट कर लीजिए आप, तो इजिली आप निकल आओगे। ठीक है, तो इसको काटोगे, कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे आएगा 0.027 वेबर आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा ये, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं, अभी नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है, दो एक क्वेश्चन है, इसको हम देख लेंगे ताकि हमारा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे देखो। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर प्राइमरी में 800 टन्स है, और सेकेंडरी में 200 टन्स है। प्राइमरी में 110 वोल्ट है, सप्लाई कनेक्ट की गई है, तो कैलकुलेट करना है सेकेंडरी वोल्टेज और वोल्टेज, वोल्ट पर टर्न्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों। ठीक है, तो जो हमें गिवन, पहले सबसे पहले क्या करो आप, गिवन डाटा जो भी दिया हमें वो लिख लीजिए आप। तो ठीक है, तो हमने क्या लिखा? टर्न्स की संख्या प्राइमरी में और सेकेंडरी में ये लिख लिए, और प्राइमरी वोल्टेज लिखो। हम सेकेंडरी निकालना है, तो भाई देखो, N2/N1 बराबर E2/E1। ठीक है, इससे हम इसको निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे इसका मान रखो। N2 का मान कितना है? 200/800 करो, बराबर में हमें क्या निकालना है? E1 का मान निकालना है। ठीक है, तो सॉरी, E2 का मान निकालना है, तो E2 कितना है? 110। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 2 से इसको, तो 4 बार, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/4, गुणित में ये इधर आ जाएगा 110 बराबर E2 आ गया। इसको काट सकते हैं आप, जो भी आएगा वो आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 से पहले काटो, तो 2 दूनी 4, और 2 से 5, और 5, तो ये 55/2 भी आंसर आ सकता है, इसको काट सकते हैं आप। ठीक है, जो भी काटोगे आंसर आएगा वो लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 27 पॉइंट ये आ जाएगा, 27.5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब प्राइमरी वोल्टेज पर टर्न ना लिखना, तो वोल्टेज प्राइमरी में कितना है? 110 है। ठीक है, तो ये वोल्टेज V1/N1 लिख। ठीक है, टर्न से कितना है? तो 800 है, तो 1 जीरो से 0, तो ये 11/80। ठीक है, या इसको काटोगे आप, तो 0.137 वोल्ट पर टर्न आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, प्राइमरी में जो हमारे पास वोल्टेज है वो रखो, और बटे में जो टर्न्स है वो रखो। तो प्राइमरी वोल्टेज पर टर्न है, और सेकेंडरी में भी ऐसा है, सेकेंडरी में जो वोल्टेज रहेगा वो, लेकिन ये ध्यान रखना कि सेम, दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, वोल्टेज पर टर्न प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में सेम रहता है, इसलिए जहां पर ज्यादा टर्न्स है वहां पर ज्यादा वोल्टेज रहेगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये इसको इम्पोर्टेंट ही है कि प्राइमरी वोल्टेज पर टर्न इज इक्वल टू में सेकेंडरी वोल्टेज पर टर्न। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम आगे कॉन्सेप्ट के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो और भी कॉन्सेप्ट जितने रहेंगे उसका हम करेंगे। देखो, यहाँ पे दिया है प्राइमरी में इतना वोल्टेज है 1000, और सेकेंडरी में ये वोल्टेज। ठीक है,
और ये कितने 10 केवी का ट्रांसफार्मर है। सेकेंडरी वाइंडिंग में 33 टर्न्स है। और यदि ट्रांसफार्मर में होने वाली हानि को शून्य मान लिया जाए तो निम्न को ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास हमें देखना है। तो देखो, प्राइमरी में टर्न की संख्या देखेंगे, और प्राइमरी में टर्न्स की संख्या, और प्राइमरी और सेकेंडरी में करंट देखना है, और सेकेंडरी में प्रति टर्न्स ईएमएफ, ईएमएफ का मान देखना है। तो ये इतना चीजें हमें निकालना है इसमें। चार, एक, दो, तीन और ये चार, इतना हमें इसमें निकालना है। ठीक है। अब इसमें इतना निकालना हमें पता चल गया, उसके बाद हमारे पास क्या क्या डाटा है और कैसे हम निकाल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पहले डाटा देखना है। ठीक है। प्राइमरी वोल्टेज हमें दिया है 1000 और सेकेंडरी भी दिया है। ठीक है। ट्रांसफार्मर का केवी रेटिंग ये हमें दिया है और टर्न्स सेकेंडरी में दिया है। ठीक है। तो हमें पहले टर्न्स की संख्या निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगी। अभी वोल्टेज तो दिया है, पहले इसी को निकालना है, प्राइमरी टर्न्स। तो इस फार्मूले का अगर हम यूज करते हैं तो देखो, एन निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका गुना इधर, तो N2 × A1, और ये आ जाएगा। तो N2 का मान कितना है? 33, ये वाला, इसका मान रखा हमने 33। 33 रखने के बाद हम E1 का मान रखा तो 1000 है हमारे पास। ठीक है। और E2 का मान 100 है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 330 हमारे पास प्राइमरी में टर्न्स संख्या आ गए। ठीक है। देखो यहाँ पे 33 था सेकेंडरी में, और जहां पे ज्यादा वोल्टेज है वहां पे ज्यादा टर्न्स भी। ठीक है। अब सेकेंडरी हमें हमें क्या करना है? सेकेंड हमें क्या निकालना है कि प्राइमरी में करंट निकालना है, फिर सेकेंडरी में निकालना है। सबसे पहले केवे बटे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास केवे दिया है उसमें 1000 का गुना करो, केवे को हम वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट करो। 1000 का हमने क्या करा, इसमें गुना कर लिया 10 में। अब E1 का मान अगर हम देखेंगे तो 1000, तो 1000 से 1000 काटा तो ये हमारे पास 10 एम्पियर प्राइमरी में है। ठीक है। अब सेकेंडरी की बात करेंगे तो सेकेंडरी में हमारे पास सेम ऊपर तो रहेगा, हमारे पास 10 और 100 हमारे पास जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो रखा। तो 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, ये तो 100 हमारे पास एम्पियर आ जाएगा। एम्पियर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये लिख लीजिए। अब सेकेंडरी वोल्टेज पर टर्न देखना है, तो सेकेंडरी में वोल्टेज कितना है हमारे पास? 100 है, तो 100 लिखा अपन। और टर्न से कितने हैं? 33, तो इसको काटेंगे तो 3.03 हमारे पास आ रहा है। और यही हमारे पास प्राइमरी में भी आएगा, अगर आप इसको करना चाहो तो करो, या फिर वही आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास देते हैं। और हमारे पास कितना है? प्राइमरी में वोल्टेज 1000 वोल्ट है, और टर्न से कितना है? तो 330 है, तो जीरो से जीरो काटा, इसको काटेंगे तो 3.03 टर्न्स आ गए। ठीक है। ट्रांसफार्मर प्राइमरी सेकेंडरी में प्रति टर्न वोल्टेज समान रहता है ये। ठीक है। इसको हमें ध्यान रखना है, स्टेप डाउन या फिर स्टेप अप दोनों। ठीक है। तो इसको हमें ध्यान में रखना। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको चलो ठीक है, 3 क्वेश्चन बहुत ही सफिशियंट था, आगे हम इसको भी देख लेंगे एक बार। ठीक है। अब हम देखते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर। क्या देखेंगे हम? आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करें। आदर्श ट्रांसफार्मर जैसे नाम से आइडियल, आइडियल ट्रांसफार्मर, इसका मतलब क्या होगा कि भाई इसमें क्या होगा कि इसमें किसी भी प्रकार का लॉस नहीं। ये ट्रांसफार्मर केवल एक इमेजिनरी ट्रांसफार्मर है, इसमें किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता है। इफिशियंसी इसके 100% होता है। रिलेक्टेंस की बात करें तो 0 होगा, और परमिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें इंफिनिटी होगी। यानी कि वो फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए करंट की रिक्वायरमेंट 0 होगी, यानी मिनिमम। ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा। इस किसी आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो आइडियल ट्रांसफार्मर कोई भी लीकेज फ्लक्स का मान नहीं होता है, लीकेज फ्लक्स 0 हो जाएगा, इसलिए आयरन और कॉपर लॉस इसमें 0 होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी 0 रहेगा इसमें, और ओमिक जो लॉसेस होता है वो इसमें 0 होगा, तो एफिशिएंसी 100% होगी। ठीक है। कोर में परमेबिलिटी की बात करें तो वो इंफिनिटी होता है। ठीक है। जिससे कि उसमें मैग्नेटाइजेशन के लिए कम से कम करंट उसमें रिक्वायर हो, परंतु व्यवहारिक रूप में आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं पाया जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस हम एक इमेजिनरी इसको मान रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम लॉसेस को देखते हैं कि लॉसेस क्या होता है। नो लोड ट्रांसफार्मर, जब ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन यानी खुली रखते हैं, ठीक है, और प्राइमरी वाइंडिंग पर हम क्या करेंगे, ऐसी सप्लाई कनेक्ट की जाती है और ट्रांसफार्मर एक स्मॉल करंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें नो लोड करंट I0 उसमें प्रोवाइड करते हैं। नो लोड ट्रांसफार्मर को हम देखते हैं कौन सा,
नो लोड ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं। तो देखो, ट्रांसफार्मर में हम सेकेंडरी इसको क्या करें, ओपन रखा हमने इसको, ठीक है, और सेकेंडरी से जैसे सप्लाई कनेक्ट करें, तो उसमें करंट बहेगी I1 बहेगी। लेकिन ये करंट I0 इधर होते हैं, ये केवल I0 बराबर होते हैं हमारे पास IW प्लस IM। IM ये नो लोड करंट है, और IW वाटफुल करंट, जो कि उसमें आयरन लॉसेस होगा, और जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में लॉसेस होगा उसको वह जिम्मेदार करेगा। ठीक है, उसी लॉसेस को एक जिम्मेदार उठाएगा वो। ठीक है, वाटफुल करंट। और जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, जो कि और उसमें वो करंट है जो कि उसमें क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो करंट बहेगी उसको। ठीक है, अब ये है, ये हमारे पास क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस, वाटफुल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इन सबको याद रखना आप कि क्या कौन सा क्या है ये। ठीक है, अब देखो, यहां पर अगर हम बात करते हैं, नो लोड करंट की बात करेंगे, नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर को, तो देखो, जैसे हम एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, तो रेफरेंस पे हमारे पास फ्लक्स लिया हम, और ये हमारे पास मैग्नेटाइजिंग करंट है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो उसके बाद वाटफुल करंट उसके 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री है वाटफुल करंट, और ये मैग्नेटाइजिंग करंट, दोनों के बीच में ये 90 डिग्री। तो दोनों का रिजल्टेंट अगर देखेंगे, तो वो हमारे पास ये I0 आ जाएगा। ठीक है, I0 अगर इसको निकालना रहेगा, तो I वाटफुल करंट का स्क्वायर और मैग्नेटाइजिंग करंट का स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास रेक्टेंगल नो लोड पावर फैक्टर का एंगल अगर पूछेंगे, तो वो 0 से ज्यादा रहेगा। ठीक है, और 90 से कम रहेगा। इसको देखकर ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और आइडियल की कंडीशन में अगर बात करेंगे, तो वाटफुल ये, और ये हमारे पास पूरा 90 डिग्री रहेगा, रेफरेंस ये, यानी कि 0 रहेगा। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर में, और जो एंगल रहेगा 90 रहेगा, और जो पावर फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा इसमें। और इसमें क्या रहेगा, 75 से ऊपर एंगल रहेगा, और 90 से कम, और पावर फैक्टर 0.21 इसके आसपास रहेगा ये एंगल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप। अगर हम बात करें वेक्टर डायग्राम की, तो इसमें नो लोड करंट हम दो कंपोनेंट में बढ़ गया, एक्टिव कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना है। अब एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, और मैग्नेट आयरन कंपोनेंट को हम देखेंगे, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट की अगर बात करेंगे, तो हम IW से इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर में होने वाली आयरन लॉस। आयरन लॉस की बात करेंगे, तो उसमें हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस दो होते हैं। ठीक है, अब हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का यूज कर रहे हैं हम, और एडी करंट के लिए लेमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये और जो हमारे पास वाइंडिंग के अंदर भी कॉपर लॉस होता है, उस वो बहुत कम होता है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेजिबल मानते हैं। ठीक है, तो अप्लाई वोल्टेज हमारे पास V रहेगा, इसके सेम, इसके साथ में हमारे पास वाटफुल करंट भी रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वाटफुल करंट निकालने के लिए होगा I0 cos फाइव, उससे ये निकल आएगा। ठीक है, ये फार्मूला। और अगर इसका आयरन लॉस अगर निकालना है, तो आयरन लॉस P0 अगर हम करते हैं, तो V1 I0 एंड cos फाइव ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, पावर, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर पावर फैक्टर यूनिटी रहे, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, P0। तो I1 जो हमारे पास V1 है वो, और वाटफुल करंट। ठीक है, वाटफुल करंट कहाँ पे आ रहा था, वाटफुल करंट इसमें हम देख रहे थे यहाँ पे। ठीक है, वाटफुल यहाँ पे जो लॉसेस होगा वो हमारे पास है, और यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग का रहेगा, तो ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इतना था हमारे पास। देखो, वाटफुल कंपोनेंट हमने देख लिया, उसके बाद यहाँ पे भी इसके न्यूमेरिकल आ जाए। इसके न्यूमेरिकल अगर हम देखते हैं, देखो, न्यूमेरिकल को अगर हम देखते हैं इसमें, तो देखो, यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज ये हमें दिया है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में। नो लोड कंडीशन में सेकेंडरी में तो ओपन रहेगा वो। ठीक है, एम्पियर कितना है, इतना प्राइमरी करंट है, और 400 वोल्ट वाट पावर ऑब्जर्व करता है, तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट प्लस करंट ज्ञात करना है। तो देखो, इसमें हमें देखना है, वोल्टेज का मान दिया है, करंट का मान दिया है, वाटफुल कंपोनेंट दिया है हमारे पास 400 वाट,
और मैग्नेटाइजिंग करंट और वाटफुल करंट निकालना। ठीक है, तो देखो वाटफुल करंट निकालने के लिए मैंने आपको बोला था वाटफुल करंट बराबर होता है I0 cos फाइव का। ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखो इसका मान I0 का मान हमारे पास दिया है, लेकिन पावर फैक्टर नहीं दिया। पावर फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले उसको हम निकालें। ठीक है, तो देखो वाट फुल करंट ये हमारे पास हो गया, वाट फुल पावर अगर देखना है तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाट फुल करंट निकाल देते हैं। वाट फुल करंट निकालने के लिए पावर और वोल्टेज हमारे पास है। ठीक है, पावर है हमारे पास 400, यहाँ पे रखा हमने। ठीक है, ये वाला। और ये हमारे पास वोल्टेज ये है, तो दो जीरो से दो जीरो, उस दो से इसको काट लो। तो पॉइंट हमारे पास आ गया 182 आ गया। ठीक है, 182 हमारे पास ये वाटफुल आ गया। अब ये हमारे पास आ गया, तो I0 का मान हमारे पास है। I0 का मान भी है, पावर फैक्टर भी इससे निकल आता हमारा। और पावर फैक्टर हमें पूछा नहीं। ठीक है, उसमें हमें पूछा है IW का मान और IM का मान। अब हम निकालेंगे IM का मान। तो देखो I0 का मान है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास किसका आ गया, IW का मान आ गया है। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसमें भी मान रख सकते हैं। ठीक है, तो I0 का स्क्वायर करो, IW प्लस IM स्क्वायर, इसमें मान रखो आप, तो ये इजीली निकल आएगा, इसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। तो इसमें मान रख लेंगे हम। I0 का पॉइंट 6 है, तो 6 6 36 ये हो गया पॉइंट में। और इसका ये है हमारे पास, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। नहीं तो इसके बाद यहीं पे रखो आप, यहाँ पे रखना है ना, पॉइंट में ज्यादा है तो इसको दो जीरो से काटो, 4/44 भी कर सकते हैं आप, दो से इसको काट सकते हैं तो 2/11 भी कर सकते हैं इसका मान। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें मान रख सकते हैं आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इसको करने से हटाएंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास। बस कैलकुलेशन है, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, मैं मेथड आपको बता दिया, तो ये हमारे पास तीनों जो हमें निकालना था वो आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे पास होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की बात करेंगे। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की बात करना है तो इसमें क्या है, जो मैग्नेट को प्रोड्यूस करने का लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, आई एम से इसको हम प्रदर्शित करें, केवल चुंबक फ्लक्स उत्पन्न करता, आई एम अप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री रहता, लेग करेगा ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आई एम बराबर आई साइन ओमेगा टी। रेक्टिव पावर बोलते हैं हम इसको, या मैग्नेटाइजिंग पावर लॉसेस। ठीक है, रेक्टिव पावर या फिर मैग्नेटाइजिंग पावर पी बराबर होता है I1 I0 एंड साइन फाइव होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला याद रखना। ठीक है, नो लोड करंट की अगर बात करें तो ये इसका सदिश रहता है, सदिश योग रहता है एक्टिव कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का। ठीक है, तो ये हमारा सदिश योग रहेगा, और सदिश योग को निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, नो लोड पावर फैक्टर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, IW वाटफुल कंपोनेंट और I0, जिस प्रकार I और Z होता है इसी प्रकार ये भी हमारे पास जेड एन दोनों का। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो नो लोड करंट I0 फुल लोड करंट की लगभग 2 से 3% रहता है। जितना हम फुल लोड करंट देंगे ना, उसका नो लोड करंट कितना रहेगा, 2 से 3% रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट अप्लाई वोल्टेज से कितना रहता है, प्रैक्टिकली कंडीशन में 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा, लेकिन सॉरी 90 से कम, लेकिन 70 से अधिक रहेगा, लेकिन पावर फैक्टर रहेगा। ठीक है, नो लोड करंट I0 के कारण ट्रांसफार्मर केवल आयरन लॉस होता है इसमें। क्या होता है, आयरन लॉस होता है इसमें। W बराबर होता है हमारे पास V1 I0 एंड cos 5 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ध्यान रखना है इसको। तो ये इस प्रकार से अब यहाँ से हम अगले लेक्चर में आगे करेंगे, यहाँ से हम पूरा थ्योरी पढ़ेंगे। इसकी प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट अलग बना दी है, और अभी और मैं इसके नोट्स का ट्रांसफार्मर PDF थ्योरी करके इसमें डाल दूंगा। पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें हम पढ़ेंगे। आने वाले जो भी एग्जाम SSC है और MPJE है और NTC-RT करके है, SPCL है, बहुत सारे DFCCL है, इन सभी एग्जामों को हम टारगेट करते हुए पूरे की पूरे हम JEE से रिलेटेड पूरे हम इसमें कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। ठीक है,
तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, अवश्य अपने दोस्तों तक भेजें इसको। और विशेष करके ध्यान रहे कि आप हमारा मोटिवेशनल बढ़ाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि सर हम इस एग्जाम को टारगेट करके हम पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है?